हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तुम सा कोई नहीं का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 37 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। जब अर्नब ने भीमा को अपने दोस्त और उसके भाई के साथ यहीं आ जाने के लिए कहा, तब भीमा ने कहा, ठीक है भाई, एड्रेस बता दीजिए। तब अर्नब ने एड्रेस बता दिया। फिर भीमा ने कहा, भाई अपने पास ही बुला रहे हैं, डिटेल्स सारा उन्हें ही भेजेंगे, तो वहीं बैठकर हम देख लेंगे। फिर तीनों कार में बैठे और अर्नब के पास जाने के लिए विदा हो गए। इधर अर्नब ने अदिति को सूप पिला दिया, फिर ऑयल लेकर उसके पास जाकर बैठ गया और वह जैसे ही मालिश करने के लिए उसका हाथ पकड़ा तो अदिति चौंक गई और वह तुरंत अपना हाथ खींच लिया। यह क्या कर रहे हैं आप? जाइए, हटिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बोलते हुए उठकर बैठ गई। लेकिन अर्नब ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वापस उसका हाथ खींचकर अपनी तलहत्ती से मसाज करने लगा। फिर बोला, इससे आपको जल्दी गर्माहट मिलेगी, अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे ठंड नहीं लग रही है, मैं ठीक हूँ और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, बोलकर वह एक बार फिर अपना हाथ छुड़ाने लगी। लेकिन अर्नब ने कसकर उसकी कलाई को पकड़ ले और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों दिमाग ख़राब कर रही हैं? जो कर रहा हूँ चुपचाप करने दीजिए ना। पता नहीं अचानक क्या हो गया आपको। कल से देख रहा हूँ मुंह फुलाकर बैठी हैं, ना कुछ बोल रही हैं ना हंस रही हैं, और तो और सुबह सुबह बारिश में जाकर भीग कर आ गई। मैं पूछता हूँ क्यों किया आपने ऐसा? हो क्या गया है आपको? कुछ नहीं हुआ है मुझे, और इतना कंसर्न दिखाने की ज़रूरत नहीं, छोड़िए मुझे, बोलकर अदिति ने अपना हाथ एक बार फिर खींचने लगा। तभी अर्नब के हाथ पर उसकी नज़र गई। सूप से जहाँ जल गया था वहाँ अब फफोले आ रहे थे। देखकर अदिति को बहुत दुख हुआ, पछतावा होने लगा। गुस्से में यह क्या कर दिया उसने, और यह जला हुआ हाथ कितना दर्द देता है। उसे याद है एक बार गर्म दूध उसके हाथ पर गिर गया था, तब ठंडे पानी में घंटों हाथ रखने के बाद भी फफोले आ गए थे और कितने जलन, कितना दर्द हो रहा था। याद कर दिल में एक टिस उठी। सुनिए, आप जाकर डॉक्टर से मेडिसिन ले लीजिए, देखिए उस पर फफोले आ रहे हैं। मैं किसी भी डॉक्टर से कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ। फफोले बढ़ जाएंगे, घाव हो जाएगा। हाँ तो होने दीजिए, कल हमें निकलना भी है। अगर दादू ने देख लिया तो अवश्य पूछेंगे। फिर क्या? दादू को भी पता चलना चाहिए ना कि उनकी लाडली और केयरिंग बहू ने कैसे उनके पोते का हाथ जला दिया। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप मुझे जलाने के पीछे क्यों लगी हैं? अरे मैंने कब जला दिया आपको जो ऐसा बोल रहे हैं? इतनी जल्दी भूल गई? याद कीजिए, कॉफ़ी से एक बार पैर भी जला दिया था आपने। अब अदिति को याद आया तो चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर उसने अपनी मुस्कान छुपा ली। उस दिन भी गलती आपकी ही थी। हाँ तो मैंने आपको कुछ कहा? खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूँ। उस दिन भी मेरी ही गलती थी और आज भी मेरी ही है। उसकी बातें अदिति को दिल जला रही थी। कितना अच्छा है, बिल्कुल ही पति मटेरियल है, बिल्कुल ग्रीन फ्लैग। पता नहीं किस खुशनसीब के किस्मत में है ये, किसे 16 सोमवार के व्रत का फल मिलेगा। पर मैंने भी तो किया है सालों तक। भगवान ने मेरी क्यों नहीं सुनी? मन में बोलते हुए वह एकटक अर्नब को देख रही थी। और कब तक स्कैन करेंगी मुझे? बोलते हुए अर्नब ने अब तक हाथों के मसाज बंद कर दिया। अदिति ने जब कुछ जवाब नहीं दिया, मसाज से वाकई ठंड से थोड़ी राहत मिली। थैंक यू बोलकर अदिति वापस आंखें बंद कर ली तो अब अर्नब उसके तलवे में मसाज करने लगा। अदिति शॉक्ड रह गई, तुरंत दोनों पैरों को सिकोड़ कर कंबल में छुपा लिया। यह क्या कर रहे हैं आप? मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? अरे मेरे साथ आप अपने सिर पर भी क्यों पाप ले रहे हैं? आपके पाप का तो पता नहीं, लेकिन मुझे पाप लग गया तो लगने दीजिए।
ऐसे भी बहुत से पाप लगे हैं, थोड़ा और सही। और कुछ नहीं होगा मुझे, चलिए पैर बाहर निकालिए। अदिति ना में सिर हिलाते हुए पैर को और ज़्यादा सिकोड़ लिया। कहा ना, दिमाग मत खराब करिए, लाइए, इसे जल्दी आराम मिलेगा। अगर ज़्यादा ठंड लगी तो फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। चलेगा, मैं डॉक्टर से दवाई ले लूँगी, पर प्लीज़ आप मेरे पैर मत छूइए। आपको भले कोई फ़र्क न पड़ता हो, पर मुझे पड़ता है। मुझे अपने ऊपर पाप नहीं लेना। जी तो कर रहा था कि कह दूँ, जब आप मेरे नहीं तो आपकी केयर और कंसर्न की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन अब की बार अर्नब चिढ़ गया। बहुत हुआ आपका नाटक। हाँ, बहुत ज़्यादा। बहुत देर से पेशेंस रख रहा हूँ, अब और शायद ना रख पाऊँ। तो मेरे पेशेंस की ऐसी की तैसी मत कीजिए। जो बोल रहा हूँ वह चुपचाप सुनिए। और क्या कहा आपने? डॉक्टर से दवाई लेनी है? तो बता दूँ आपको, वह दवाई देने के साथ साथ कुछ और भी बोलेंगे। क्या? अदिति ने चौंकते हुए पूछा। खुद नर्स हो तुम, तो भी पता नहीं? ठीक है, चलो बता देता हूँ। मूवी में देखा नहीं है, जब हीरोइन को ठंड लगती है तो हीरो क्या करता है उसके साथ? समझ आते ही अदिति आंखें फाड़ कर देखने लगी और तुरंत अगले पल कंबल में घुस गई और पैर बाहर कर लिया। और अर्नब उसके तलवों की मसाज करने लगा। कंबल के अंदर ही अंदर अदिति की आंखों से आंसू बह निकले। ऐसी तेज़ बारिश में, ठंडी में तो कितना काम करती थी, और क्या मजाल था कि चाची कभी आग में हाथ सेकने के लिए बैठने भी दे। वह बैठती और चाची तुरंत कोई न कोई काम बता देती थी। बस करो, ज़्यादा आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे हिस्से का पाप भी अपने ऊपर ले रहा हूँ। सुनकर अदिति अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठी। जी तो कर रहा था अभी कसकर गले से लगा लूं, पर उसने ऐसा नहीं किया। रात भर की जगी और सुबह से बारिश में भीगने की वजह से थकान भी खूब हो रही थी। अर्नब ने जब कुछ देर तक उसके पैरों की मालिश की तो उसे गर्माहट मिली और तुरंत ही वो गहरी नींद के आगोश में चली गई। जब अर्नब को एहसास हुआ कि वह सो गई, तब उसे छोड़कर उठा और हाथ धोकर आया और अपने फफोले को देखने लगा। वाकई उसमें जलन और दर्द दोनों बहुत हो रहा था। भीमा आता है तो कोई ऑइंटमेंट लेकर आने बोलता हूँ, मन में बोलकर वह भी लेट गया और अदिति के सिर को हौले हाथों से सहलाने लगा। अभी कुछ देर हुआ कि तभी अर्नब का मोबाइल बजा। वह उठकर देखा तो भीमा का कॉल आ रहा था। हाँ बोल भाई, मैं पहुँच गया। आपका रूम नंबर क्या है? अबे गधे, इतना मारूंगा ना। तुम मेरा रूम नंबर क्यों पूछ रहे हो? भाई आपने बोला ना कि यहीं आ जाने के लिए। यहीं आ जाने के लिए मतलब इसी होटल में रुक जाने के लिए, नहीं कि अपने रूम में बुलाऊंगा तुम सबको। सॉरी भाई। सॉरी क्या? जाओ, 503 रूम नंबर बुक कर दिया है तुम लोग के लिए। जाओ बैठो वहाँ। और मेरे मोबाइल पर डिटेल्स आ गया है और सारा फुटेज भी मैं सेंड करता हूँ, देख लो तुम लोग। और हाँ, मैं नहीं आऊँगा, अदिति की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक ठीक है भाई। वैसे भाभी को क्या हुआ? कुछ नहीं, अपने काम पर ध्यान दो। जी ओके भाई। चलो, 503 रूम नंबर हमारे लिए भाई ने बुक किया है और डिटेल्स भी आ गया है। भाई भेज देंगे तो हम देख लेंगे। और एक बात साफ कर देता हूँ, अगर यहाँ नहीं मिली तो मैं और नहीं रुकने वाला। भाई कल जा रहे हैं दिल्ली और मुझे भी लौटना होगा। लौटना तो मुझे भी है। 2 दिन की छुट्टी बोलकर आई थी और यहाँ 10 दिन होने को आ गए। वही नीव कुछ नहीं बोला। वह तीनों कमरे में गए तो अर्नब ने भीमा के मोबाइल पर सारा डिटेल्स भेज दिया। नीति और नीव बेहद एक्साइटेड होकर वीडियो प्ले करने लगे। वहीं बगल में भीमा भी बैठा देख रहा था, लेकिन नेटवर्क वीक होने की वजह से वीडियो प्ले नहीं हो रहा था। इधर तब तक अदिति की भी आंखें खुल गई। तो अर्नब बाजू में ही लेटा था। आराम लग रहा है? तब अदिति ने हाँ में सिर हिला दिया। अच्छा, चाय कॉफ़ी कुछ पीना है? कुछ खाना है आपको? नहीं, भूख नहीं है अभी। क्यों भूख नहीं है? गुस्से से पेट भरा हुआ है?
अर्नब ने कहा। सुनकर अदिति के जी में तो आया कि कह दूं कि आपकी बातों से पेट भर गया है, लेकिन फिलहाल मुंह बंद ही रखा उसने। अपने बगल वाले कमरे में भीमा अपने दोस्त के साथ रुका है। मिलेंगी आप उससे? मिल लीजिए, जान पहचान भी हो जाएगी और बातचीत भी हो जाएगी, तो आपका भी मन लग जाएगा। आज बाहर निकलना तो है नहीं। अच्छा, वही जो आप बोल रहे थे कि अपने दोस्त को ढूंढने आई है? हाँ हाँ वही। ठीक है, बुला लीजिए। तभी भीमा ने ही कॉल किया कि भाई मेरे मोबाइल का नेटवर्क पुअर आ रहा है, जिससे वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, एक काम करो, तुम अपने दोस्त को लेकर इस रूम में आ जाओ, अदिति से मिल लेगी। और हाँ, मैं वहाँ आ जाता हूँ, मैं अपने मोबाइल पर ही प्ले कर देता हूँ वीडियो। तब भीमा ने नीति से कहा, चलो भाई बुला रहे हैं, आप वहाँ भाभी के साथ बैठकर बातें कीजिए और हम लोग इधर देख रहे हैं। एक तो ऐसे ही नीति को उत्सुकता थी अदिति का नाम सुनकर। अब भीमा ने कहा तो उसे रहा नहीं गया और वह उठकर अर्नब के कमरे में पहुंची। भीमा ने डोर नॉक किया तो अर्नब ने दरवाज़ा खोला। हेलो ब्रो, कैसे हैं? भाभी कैसी है? आप बोल रहे थे तबीयत ख़राब है, क्या हुआ? हाँ अब ठीक है, बारिश में ज़रा भीग गई थी। किस बारिश में भीग गई थी? आसमान से हो रही बारिश में या आपके प्यार की बारिश में? मुंह बंद रख अपना, सच बोलना भाई। आप दोनों के प्यार परवान चढ़े कि नहीं? आपको देखकर लग तो रहा है कि बचे नहीं हैं अब तक, भाभी का जादू चल गया है। अब और एक लफ्ज़ मुंह से निकलना नहीं चाहिए। फिर उसने कहा, काउच की तरफ इशारा करते हुए, कि बैठो, अदिति फ्रेश हो रही है। तब तक नीति ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया। जवाब में उसने भी सिर झुका दिया और आवाज़ लगाई, अदिति बाहर निकलना, भीमा आया है। वह दोनों जब तक काउच पर बैठते तब तक नीब ने कॉल किया कि वीडियो प्ले हो गया। भीमा और नीति के साथ अर्नब भी उस कमरे में आया। नीब मोबाइल में नज़र गड़ाए वीडियो देख रहा था। तभी भीमा ने कहा, कुछ दिखा? कुछ समझ आया? दिखाओ हमें भी। हाँ भाई दिखाओ ना, नीति ने भी कहा। और तभी नीब ने मोबाइल भीमा की तरफ बढ़ाया और साथ में अपना सिर भी उठाया तो सामने अर्नब को देखकर बेहद चौंक गया और तुरंत बेड से उतरकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुला रह गया। वह अर्नब की तरफ ऐसे देखने लगा मानो कोई अजूबा देख लिया हो। तभी अर्नब ने हाथ हिलाया और हेलो कहा, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। वह अभी भी भौचक्का उसे देख रहा था। तो भीमा ने कहा, अरे ब्रो हैं मेरे और देश के नंबर 1 बिजनेसमैन में से एक, मिस्टर अर्नब सिंघानिया। उन्हें ऐसे मत देखो, तुम वीडियो प्ले करो और देखो तुम्हारी फियांसे दिख रही है या नहीं। नीब ने ना में सिर हिला दिया। अरे भाई ऐसे क्या सिर हिला रहे हो, चलो जल्दी प्ले करो वीडियो, हमें भी देखना है। नीब अब भी अर्नब की तरफ देख रहा था और ना में सिर हिलाते हुए कहा, अब वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। पर क्यों? क्यों देखने की ज़रूरत नहीं? इसी वीडियो के लिए हम इतने दिनों से यहाँ रुके हैं सब काम छोड़कर। नीति भी बोली, हाँ मैं भी अपना ट्रेनिंग छोड़कर आई हूँ और तुम बोल रहे हो कि ज़रूरत नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं है? तभी अर्नब ने भी कहा, हाँ भाई क्यों ज़रूरत नहीं है, बहुत परेशान हो रहे थे, सुना था मैंने। और अब जब सारा प्रूफ तुम्हारे सामने आ गया तो बोल रहे हो कि ज़रूरत नहीं है। हाँ वाकई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं वीडियो में देखने वाला था वह सामने दिख गया मुझे। मतलब क्या दिख गया? हम कुछ समझे नहीं, भीमा ने कहा। तो नीब ने अर्नब की तरफ इशारा किया, यही है वो जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, इनके साथ ही मैंने देखा था अदिति को। भीमा और नीति दोनों चौंक गए। वे अर्नब की तरफ देखने लगे। अर्नब भी कुछ समझा नहीं और जब तक वह कुछ बोलता तब तक दरवाजे पर नॉक हुआ। अर्नब ने दरवाज़ा खोला तो अदिति ने कहा, अरे आपने तो कहा था कि भीमा और उसके दोस्त आए हैं, तो कहाँ है वे? चले क्यों गए? मैं फ्रेश हो रही थी,
जब तक मैं निकल कर आई तब तक वे निकल आए थे, मैं मिल भी नहीं पाई। बोलते हुए वो भी अंदर आई और उसे देखते ही अब नीति और नीव दोनों चौंक गए। अदिति, तुम अदिति हो ना? नीति, नीव, तुम दोनों यहाँ? मतलब भीमा की दोस्त तुम हो? तुम मुझे ढूंढ रही थी? नर्वस सी हो रही अदिति के मुंह से साफ साफ आवाज़ नहीं निकल रही थी। अदिति के बातों से कन्फर्म हो गया था कि यह अदिति ही है। नीति भाग कर आई और उसके गले से कस कर लग गई और फूट फूट कर रो पड़ी। वहीं नीव को भीमा की कही बातें याद आ गई। यह मेरे भाई हैं और देश के नंबर 1 बिजनेसमैन मिस्टर अर्नब सिंघानिया। याद आते ही उसकी त्योरियाँ चढ़ गई। ताली बजाते हुए वह गाना गाने लगा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसे मोड़ा, एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा। वहीं भीमा और अर्नब कुछ समझ नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, तो कभी नीति अदिति को तो कभी नीव को। तभी नीति और अदिति अलग हुए। तुम कहाँ थी इतने महीनों तक? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कितना परेशान हो रही थी। तुम सही सलामत थी तो मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? क्यों करूं? किस लिए? अचानक ही अदिति के तेवर बदल गए। देख लिया तेवर? हाँ, क्यों कांटेक्ट करती? तुम हो कौन इसकी? और इतने अमीर इंसान को छोड़कर हमसे क्यों कांटेक्ट करती? अब समझा। इसी के लिए शादी से एक रात पहले यह भाग गई। एक्सक्यूज मी, यह क्या हो रहा है? शी इज़ माई वाइफ। फिर आगे बढ़कर तुरंत नीव का कॉलर पकड़ लिया। हु आर यू एंड हाउ डेयर यू टू टॉक टू माई वाइफ लाइक दैट? तभी नीति ने भी कहा, भाई प्लीज़ कुछ मत बोलो, पहले सारी सच्चाई सुन लो। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।